पहले आदरणीय उदय प्रताप जी की एक कविता सुनिए और थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए, गौर से सुनिए। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। अगर देश मर गया तो बोलो जीवित कौन रहेगा, और रहा भी अगर तो उसको जीवित कौन कहेगा। मांग रही है कर्ज जवानी, 100 सर कट जाएं, पर दुश्मन के हाथ न माँ के आंचल तक आ पाएं। जीवन का है अर्थ तभी तक जब तक आज़ादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। चाहे हो दक्षिण के प्रहरी या हिमगिरवासी हो, चाहे राजा रंग महल के हो या सन्यासी हो, चाहे शीश तुम्हारा झुकता हो मस्जिद के आगे, चाहे मंदिर गुरुद्वारे में भक्ति तुम्हारी जागे, भले विचारों में कितना ही अंतर बुनियादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। हम आप किसी क्षेत्र के हों, कोई भाषा बोलते हों, किसी धर्म का पालन करते हों, किसी जाति समुदाय से हों, किसी पार्टी से जुड़े हों, किसी व्यवसाय से जुड़े हों, देश के लिए सबको सोचना चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं जी रहे तो अपराधी हैं। अगर देश के ऊपर कोई संकट है, वो संकट चाहे बाहरी हो चाहे अंदरूनी हो, चाहे किसी विदेश की तरफ से हो या देश के अंदर से हो, उस संकट से लड़ना हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है। अगर देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर, देश के कानून व्यवस्था पर, देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा आता है, कोई हमला होता है, कोई उसे प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको विरोध करें, उसे बचाने के लिए लड़ें। देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश के कानून को बचाना देश को ही बचाना है। अगर देश में लोकतंत्र और संविधान और कानून खत्म हो गया तो देश नहीं बचेगा। ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो बातें देश की एकता अखंडता, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करती हों, उनमें हमें जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, क्षेत्र, पार्टी से ऊपर उठ के सबको एक होकर लड़ना चाहिए इसे बचाने के लिए। ये देशभक्ति है। जिस तरह हम स्वतंत्रता आंदोलन में, देश की आज़ादी की लड़ाई में एक होकर अंग्रेजों से लड़े थे, अगर हम एक होकर ना लड़ते तो अंग्रेज देश छोड़कर ना जाते। अंग्रेजों की पॉलिसी यही थी, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और राज करो। तो देसी राजा भी, देसी शासक भी अगर ये काम करते हैं तो वो भी अंग्रेजों के पैटर्न पर ही, अंग्रेजों के पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं, और हमें उसी तरह एकजुट होकर लड़ना होगा जिस तरह हम अंग्रेजों से लड़े थे। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। ये जो 7 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बम फोड़ा है, एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है, बहुत बड़ा रहस्य उजागर किया है, बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया है, इसके ऊपर हर भारतीय को चिंतन करना चाहिए। किस तरह से वोटर लिस्ट में घपले किए जा रहे हैं, किस तरह से लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा है, किस तरह से चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है, किस तरह बेईमानी के द्वारा सरकारें बनाई जा रही हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं। इसका दस्तावेजी सबूत रखे हैं जो चुनाव आयोग के कागजों से ही लिए गए हैं। चुनाव आयोग के पेपर्स में, चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स में खुद इस बात के सबूत हैं कि चुनाव में धांधली की जा रही है, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है, लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा है, बेईमानी से सरकारें स्थापित की जा रही हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 तरीके से, मोटे मोटे तौर पर 4 तरीके से, वैसे कुछ तरीके और भी हैं, उनको मैं जिक्र करूंगा अभी। 4 तरीके से चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है, वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है। नंबर 1, डुप्लीकेसी मतलब कई जगह वोट बनना, एक आदमी की कई जगह वोट बन जाना, एक आदमी की कहीं 2 जगह वोट बन जाना या 2 से ज़्यादा जगह वोट बन जाना। दूसरे, फेक एड्रेस, फर्जी पतों पे वोट रजिस्टर्ड कर देना। तीसरा, एक पते पर ढेर सारे वोट बना देना, बल्क में वोट बना देना। और चौथा, फार्म 6 का दुरुपयोग करके, फार्म 6 होता है नए वोटर के लिए, नए वोट बनवाने के लिए, जिन लोगों की, जिन भारतीय नागरिकों की आयु 18 वर्ष हो गई है, वो फार्म 6 भर के अपना वोट वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं। तो फार्म 6 का दुरुपयोग करके बेईमानी करना, ये 4 तरीके राहुल गांधी ने बताए हैं। यद्यपि मैं इसमें और जोड़ दूं, जो सबको पता है, कई बार उठे हैं, कि वोट काटना भी इसमें एक खेल है। जैसा अभी बिहार में कोशिश की जा रही है, 66 लाख मतदाताओं के नाम पर तलवार लटकी हुई है। मतदान के दिन मतदान को प्रभावित करना, कहीं पुलिस लगा के, कहीं गुंडे लगा के, जहाँ विपक्षी पार्टी के वोट पड़ रहे हों वहाँ कम वोट डलवा देना, और जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के वोट पड़ रहे हैं वहाँ फर्जी वोट करा देना, ये भी एक तरीका है। काउंटिंग में बेईमानी करना भी एक तरीका है। जीता ए प्रत्याशी है और सर्टिफिकेट बी को दे देना, ये भी एक तरीका है। ये कई जगह हुआ। ईवीएम को खराब कर देना, ईवीएम को धीमी कर देना, और फिर वीवीपैट में धांधली करना गिनती में, ये भी एक तरीका है। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 4 तरीकों का जिक्र किया और चारों के सबूत रखे। कांग्रेस ने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट महादेवपुरा का गहन विश्लेषण किया और राहुल गांधी ने बताया कि
पार्टी को इसमें 6 महीने लगे। क्यों लगे 6 महीने? क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट मांगी थी। अगर डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दी गई होती तो कुछ दिन लगते, कुछ घंटे या कुछ दिन ही लगते। अधिक से अधिक 1 सप्ताह में वो वोटर लिस्ट का पूरी उसकी समीक्षा होकर ये सारी चीज़ें सामने आ जाती, जिन्हें फिजिकली चेक करने में, क्योंकि चुनाव आयोग ने डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया और वो हार्ड कॉपी में दी, और वो इतने कागज थे कि 7 फीट ऊंचा ढेर लग गया। 7 फीट ऊंचे कागज, जो ढेर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिखाया भी था। हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ तो डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, पेपरलेस ऑफिस बनाने का नारा देते हैं कि अब ऑफिस पेपरलेस होंगे, कहीं पेपर यूज नहीं किए जाएंगे, डिजिटल लेन देन होगा, डिजिटल सारे काम चलेंगे, फाइल भी डिजिटल फॉर्म में बनेंगी, डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं। और चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट देने से मना कर देता है, क्योंकि चुनाव आयोग को पता था कि जो उन्होंने धांधली की है वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। और अगर हम हार्ड कॉपी में देंगे, अगर पेपर में देंगे, तो इन्हें बहुत टाइम लगेगा इसे चेक करने में। लेकिन मैं कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 6 महीने लगकर, और लगभग 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस काम में लगे और एक एक वोटर लिस्ट का एक एक नाम चेक किया, उनके मिलान किए, उनके एड्रेस ढूंढे, उन एड्रेस का फिजिकल सर्वे किया, भौतिक सत्यापन किया, तब जाके 6 महीने में वो ये धांधली पकड़ पाए कि महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1,250 वोटों का घपला है। राहुल गांधी ने बताया कि इस एक विधानसभा में 1,250 वोटों का घपला किया गया है और इसलिए इन्हीं वोटों के बूते पर बीजेपी ने ये लोकसभा, बंगलौर लोकसभा जिसकी ये विधानसभा सीट है, जीती। मैंने एक हिसाब लगाया कि पूरे भारत में 4,123 विधानसभा हैं। अगर इसी तरह एक एक विधानसभा का विश्लेषण किया जाए तो 2061 साल लगेंगे इस समीक्षा को करने में और ये जांच करने में। एक एक विधानसभा की जांच अगर 6-6 महीने का टाइम लगेगा एक विधानसभा की जांच में, तो 2061 साल में जाके 4,123 विधानसभाओं की जांच हो पाएगी। तो चुनाव आयोग इस बात को समझता है कि फिजिकल जांच करना बहुत मुश्किल है, पेपर में जांच करना बहुत मुश्किल है, और अगर होगी भी तो 2000 साल लग जाएंगे। तो इसलिए उसने डिजिटल फॉर्म में ये देने से मना कर दिया। तो ये भी एक चिंता की बात है। अब कांग्रेस ने जो जाँच की है इन वोटर लिस्ट की और उनमें जो धांधलियाँ पकड़ी हैं, उनमें जो अनियमितताएं पकड़ी हैं, और जो राहुल गांधी ने कहा कि 4 तरीके से करते हैं, तो उसके फिर कुछ उदाहरण पेश किए राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कई जगह जो वोट बनाए गए हैं उनमें हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है, यानी हाउस नंबर का कॉलम भरा तो है लेकिन उसमें लिखा है 0। एक वोटर के नाम के आगे पिता का नाम लिखा है DFZO, यानी कि जिन्होंने ये फर्जी वोट बनाए होंगे वो नाम भी नहीं सोच पाए कुछ, तो उन्होंने ऐसे ही टाइप कर दिया कंप्यूटर से DFZO। अब मुझे एक इसमें हंसी भी आती है और एक व्यंग्यात्मक तर्क भी दिमाग में आता है कि बड़े बड़े महापुरुष इस देश में जो नहीं कर पाए, लोहिया जी, अंबेडकर जी और दूसरे महापुरुष। लोहिया जी कहते थे कि नाम ऐसे होने चाहिए जिसमें जाति धर्म का पता न चले और किसी को अपने सरनेम नहीं लिखने चाहिए। लोहिया जी का नारा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो वो चाहते थे कि नाम ऐसे होने चाहिए कि नाम से ये पता न चले कि ये आदमी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, राजपूत है, OBC है या SC है, कौन है ये। तो ये तो चुनाव आयोग ने कर दिया ये काम मिनटों में, जो काम लोहिया जी वर्षों में नहीं कर पाए, बाबा साहब नहीं कर पाए, दूसरे महापुरुष नहीं कर पाए। DFZO बताओ, नाम से बताओ, पता चलता है हिंदू है कि मुसलमान है, दलित है कि राजपूत है या ब्राह्मण है। DFZO नाम है। और एक एक मकान में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रह रहे हैं। एक ही मकान में, एक कमरे के मकान में, एक मकान है जो 1 बेडरूम का मकान है, जिसकी फोटो भी राहुल गांधी ने उसमें दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस के कार्यकर्ता उस मकान तक गए, उस पते तक, और उसे चेक किया। उसमें 80 वोट बने हुए हैं 1 बेडरूम के मकान में। आमतौर पर जितने वोट होते हैं उससे डबल आबादी होती है, 1.5 गुनी तो होती है, क्योंकि जो माइनर बच्चे होते हैं उनके वोट नहीं होते। अब 2 बालिग, 1 पुरुष महिला कहीं रह रहे हैं तो उनके 1 या 2 बच्चे भी होंगे, तो कम से कम 120 लोग इस मकान में रह रहे हैं। 80 वोट अगर हैं तो 120 से 150 के करीब लोग इस मकान में रह रहे हैं, जो 1 बेडरूम का मकान है। 1 बेडरूम में 120 लोग सोते हैं और उनमें अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं। उसमें दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, मुसलमान भी हैं। कितना बड़ा काम कर दिया चुनाव आयोग ने। एक आदित्य श्रीवास्तव हैं। आदित्य श्रीवास्तव की महाराष्ट्र में भी वोट है, वाराणसी में भी वोट है, प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में, लखनऊ में भी वोट है, और बंगलौर की इस विधानसभा में भी, महादेवपुरा में भी वोट है। 4 जगह वोट है और श्रीवास्तव जी ने चारों जगह अपनी वोट डाली है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि चुनाव अलग अलग चरणों में होते हैं। आज यहाँ चुनाव हो गए, फिर 1 हफ्ता बाद दूसरी जगह हुए, फिर उसके 1 हफ्ता बाद तीसरी जगह हुए। और पता नहीं ये आदित्य श्रीवास्तव कोई सही में आदमी है भी या नहीं है, इसके नाम पर कौन वोट डाल रहा है।
लेकिन उसने चारों जगह अपनी वोट डाली है, 4 जगह उसने देश में वोट बनवाई है। एक शकुन रानी है, शकुन रानी ने फार्म 6 से वोट बनवाई इसी चुनाव में, 2024 के चुनाव में। फार्म 6 का मतलब है नया वोटर, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष हुई है 1-2 साल में ही। तो उसकी उम्र होनी चाहिए 18, 19, 20 या 21 या 22 ज़्यादा से ज़्यादा। शकुन रानी की उम्र है 65 वर्ष। और ऐसे ऐसे बहुत वोटर हैं जिनकी फार्म 6 से वोट बनी है और उनकी एज जो है वो 65, 70, 75, 80 साल है, 85 साल तक भी है। और शकुन रानी की 2 जगह वोट बनी हुई है फार्म 6 से, यानी पहली बार इस बार वोट बनवाई है और दोनों जगह उसने वोट डाली है, इस बात का भी सबूत है। तो इस तरह की धांधलियां चुनाव आयोग ने की हैं और वो धांधलियां चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से स्वतः सिद्ध हैं, उसके प्रमाण उसमें मौजूद हैं। और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र में ये बात कहें, शपथ पत्र दें हमें, तब इसकी जांच करेंगे। और अगर शपथ पत्र झूठा दिया तो और वो झूठा निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें सज़ा दी जाएगी। थाने में जब कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है, कोई अपराध हो जाए और अगर ये नियम बना दिया जाए, पुलिस कहे कि अगर तुम्हारी एफआईआर झूठी निकली तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी, तो कितने लोग एफआईआर लिखवा पाएंगे? कितने मुकदमे कोर्ट में लोग अपराधी बरी हो जाते हैं, अभियुक्त बरी हो जाते हैं। तो मुकदमा दर्ज करने वाले सब लोगों को सज़ा होनी चाहिए। कानून जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय व्यवस्था है, वो शिकायतकर्ता को और गवाह को संरक्षण देती है, उन्हें डराती नहीं है। शिकायत करने वाले को और गवाही देने वाले को किसी क्राइम में उनकी सुरक्षा की बात करती है न्याय व्यवस्था। पुलिस प्रोटेक्शन भी मुहैया कराया जाता है। मर्डर के केस में अगर कोई गवाह है तो उसे सुरक्षा गार्ड दिए जाते हैं। चुनाव आयोग उल्टा काम कर रहा है, शिकायत करने वाले से कह रहा है कि एफिडेविट दो और अगर तुम्हारा एफिडेविट झूठा निकला तो तुम्हें सजा दी जाएगी, यानी उसे डरा रहा है। तो क्या चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देना है, भारत के लोकतंत्र को ख़त्म कर देना है? और एफिडेविट पे आप कितनी कार्रवाई करते हैं शपथ पत्र पे, इसका उदाहरण भी हमारे पास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत जगह पर पीडीए समाज के वोट काटे गए हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम और यादव 2 लोगों के वोट चिन्हित कर करके काटे गए हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें सबूत दो, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहना शुरू किया मीडिया में और सोशल मीडिया में कि अब इन्हें पता चल जाएगा, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सबूत दे नहीं पाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र दिए, बाकायदा स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र नोटेरी करा के चुनाव आयोग को दिए, जिसमें मतदाताओं ने ये कहा कि जो फाइनल सूची का प्रकाशन किया गया था, अंतिम सूची जो प्रकाशित की गई थी, जो दिखाई गई थी वोटर लिस्ट की, उसमें हमारा नाम था, लेकिन जब जो बूथ पर सूची आई थी उसमें हमारा नाम काट दिया गया था। उन 18,000 शपथ पत्र पर आज तक चुनाव आयोग कुंडली मार के बैठा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर राहुल गांधी शपथ पत्र भी दे देंगे तो ही आप क्या कार्रवाई करोगे? और राहुल गांधी को शपथ पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भी बोला है अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया है। जो डॉक्यूमेंट हैं, जो दस्तावेज में मौजूद हैं चीज़ें, वही बोली हैं। और आखिर में मैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, भारतीय जनता पार्टी सदैव नहीं रहेगी सत्ता में, लेकिन अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर ये धांधली शुरू हो जाएंगी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी, अगर चुनाव आयोग की साख खत्म हो जाएगी, उसका विश्वास, उसके ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाएगा, तो नुकसान आपको भी होगा, नुकसान हर भारतीय को होगा। इसलिए मैंने शुरू में जो आदरणीय उदय प्रताप जी की कविता सुनाई ही थी कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। देश की सोचो, वो पार्टियों की बाद में सोचना। अगर आप बीजेपी के भी वोटर हैं तो अभी आपको ये चिंता होनी चाहिए कि लोकतंत्र खत्म नहीं होना चाहिए। जो चुनाव आयोग आज बीजेपी के लिए बेईमानी कर सकता है, वो कल दूसरी पार्टी के लिए भी बेईमानी कर सकता है। इसलिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष रहना बहुत ज़रूरी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का निष्पक्ष रहना बहुत ज़रूरी है, तो ही लोकतंत्र बचेगा, तो ही न्याय व्यवस्था बचेगी। इसकी चिंता हर भारतीय को होनी चाहिए और हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज जो जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो बिका हुआ मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें सन्नाटा है इस खबर को लेकर, जबकि मीडिया में हल्ला होना चाहिए था इसको लेकर कि इतना बड़ा स्कैम उजागर हुआ, इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ, ये लोकतंत्र का घोटाला है, ये लोकतंत्र की लूट है, लोकतंत्र की डकैती है। इसमें हर भारतीय को चिंता होनी चाहिए और सबसे पहले मीडिया को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में, टीवी चैनल्स में सन्नाटा है। ये खबरें केवल सोशल मीडिया पे चल रही हैं, यूट्यूब चैनल्स पे चल रही हैं, यूट्यूबर इस आवाज़ को उठा रहे हैं।
तो सबको मिलके, हर भारतीय को और हर पत्रकार को और हर राजनीतिक कार्यकर्ता को मिलके ये आवाज़ उठानी चाहिए और चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहिए, और जिन्होंने भी इसमें ये धांधली की हैं वो सब जेल में होने चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।